फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस आज हम रिवाइज करेंगे। इसमें हम इंपॉर्टेंट ईयर्स देखेंगे जो बहुत जरूरी है। ये देखना जूरिस्प्रूडेंस के हमारा हिस्ट्री क्लासेस चालू। हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है। हाँ, हिस्ट्री का पार्ट है। क्लासेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आप सुनेंगे, मैं ऑलरेडी आपको ये पढ़ा चुका हूँ, जस्ट आज रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है। नोट्स तो आपने बना ही लिए होंगे, है ना। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में शेड्यूल से हर साल कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आपको इस यूनिट से आएंगे। ठीक है। ड्रग शेड्यूल्स। तो इसमें आपको फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में जो हिस्ट्री के ईयर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था? 1940 में। ठीक है। और उसके रूल्स कब आए थे? 1945 में। फिर उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ था 1947। उसके जस्ट एक साल बाद 1948 में फार्मेसी एक्ट आया था। ठीक है। और फिर उसके बाद जस्ट एक साल बाद 1949 में, 1949 में पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। ठीक है। पीसीआई का गठन हुआ था, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 5 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। ठीक है। फिर इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पुनर्गठन किया जाता है। तो ये 5 साल तक काम करती है। और फर्स्ट टाइम ये कब बनाई गई थी? 1949 में इसका गठन किया गया था। पेटेंट एक्ट आया था 1970 में। पेटेंट एक्ट क्या होता है? पेटेंट क्या होता है? आपकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो आप उसको रजिस्टर्ड करा सकते हो ताकि उसको कोई चोरी ना कर सके। ठीक है। तो इसको कहते हैं हम पेटेंट एक्ट। जैसे आपने कोई दवाई, किसी कंपनी ने कोई दवाई की खोज की है तो वो उसको पेटेंट करवा लेगी, तो 20 साल तक वो कंपनी उसका जो भी इन्वेस्टमेंट रहा है, टाइम, मनी, एनर्जी का, उसको वो रीगेन कर सकती है। तो पेटेंट एक्ट बहुत जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे भी क्वेश्चन आते हैं। कॉपीराइट क्या होता है? पेटेंट क्या होता है? ठीक है। जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे यदि टाइम बचेगा तो। पॉइजन एक्ट आया था 1919 में। इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की लिस्ट दी हुई है जो ह्यूमन बॉडी में पॉइजन की तरह काम करते हैं, ह्यूमन बॉडी के सेल टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं ओवरडोज में, और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डेवलप कर सकते हैं। तो पॉइजन एक्ट कब आया था? 1919 में। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर आया था, फर्स्ट टाइम आया था 1970 में, फिर इसमें अमेंडमेंट किए गए। और सेकंड आया था 1995 में। ठीक है। 1995 में जो आया था वो काफी इफेक्टिव था, है ना। और जो फर्स्ट टाइम आया था उसमें बहुत सारी कमियां थी। तो उस पे कमिटी ने डिस्कशन किया और जो भी लूप होल्स थे उसको दूर करने की कोशिश की और अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट मतलब होता है किसी भी एक्ट में सुधार करना, है ना। जब हम कोई चीज, जैसे कोई काम हमने पहली बार किया तो हमसे कोई गलती हो गई, अब हम दूसरी बार करेंगे तो उसको नहीं दोहराएंगे, है ना। इस तरह से हम उसको रिफाइन करेंगे, है ना, हम रेक्टिफाई करेंगे, और वो उसकी प्यूरिटी और बढ़ जाएगी। तो ऐसी कोई भी एक्ट आता है, तो फर्स्ट टाइम जब एक्ट आएगा तो उसमें कुछ लूप होल्स होंगे, कुछ कमियां होंगी, खामियां होगी, है ना। तो उसको समय के साथ धीरे धीरे दूर किया जाता है अमेंडमेंट के थ्रू। तो अमेंडमेंट एक्ट में होते रहते हैं, है ना। जैसे एजुकेशन पॉलिसी आई, फिर उसको अपडेट किया। अभी लेटेस्ट है, जैसे फार्मेसी रेगुलेशन एक्ट 1915 अभी चल रहा है। इसके पहले भी 3-4 बार फार्मेसी एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। अब हो सकता है और उसको अपडेट करें तो 1-2 साल में और नई पॉलिसीज आ जाए। सिलेबस चेंज हो जाता है ना। प्रैक्टिकल्स में कुछ प्रैक्टिकल्स कम हो जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं, कोई सब्जेक्ट का एडिशन हो जाता है। तो ये सब मतलब पॉलिसी में चेंज आते रहता है समय के साथ। और ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का मेन पर्पस क्या था? दवाई की कंपनियां मनमाना पैसा ना वसूल करे कस्टमर से, क्योंकि दवाइयां जान बचाती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतना चार्ज कस्टमर से ले लो, है ना। जैसे अभी रेमडेसिविर की कालाबाजारी हुई थी, ब्लैक मार्केटिंग हुई थी। वैसे 2-3 हजार का इंजेक्शन आता है, लेकिन जिसकी जान जाने वाली थी उससे कह दिया भैया 1 लाख रुपए का इंजेक्शन पड़ेगा, बताओ अवेलेबल करवाएं क्या। तो ऐसी कालाबाजारी दवाई की होती है, तो ये गलत बात है। और कंपनियां दवाइयों का ओवरचार्ज ना करे, इसलिए डीपीसीओ आया था, ताकि दवाइयों की कीमत को कंट्रोल किया जा सके, है ना। तो ये कब आया था? 1995 में। नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट आया था 1985 में। नार्कोटिक ड्रग्स क्या होते हैं? जो स्टेट ऑफ माइंड पे काम करते हैं। ठीक है। जैसे सेडेटिव हिप्नोटिक्स हैं, है ना, आपका मॉर्फिन है, और कोडीन फॉस्फेट है,
कोडीन तो हमें कहाँ से मिलता है, मॉर्फिन से ही मिलता है ना। पेपावर सोमनीफेरा, इससे हमको जो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वो नार्कोटिक की कैटेगरी में आते हैं। और ये नार्कोटिक ड्रग्स कौन से शेड्यूल में आते हैं, एक्स शेड्यूल में आते हैं, ठीक है। और इनकी जो स्ट्रिप होती है उसके एंड में ब्लैक कलर की लाइन होती है जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में सेडेटिव हिप्नोटिक्स आते हैं, है ना। जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं। ये ड्रग्स क्या है, हैबिट फॉर्मिंग होते हैं और इनका ड्रग एब्यूज पॉसिबल है। मतलब इन दवाइयों का मिसयूज किया जा सकता है, लोग इनसे नशा करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक्ट आया था ताकि इनके सेल को, इनके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, इनकी सेलिंग को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। इनकी इनकी स्मगलिंग ना हो, है ना। क्योंकि नशा हमारे समाज को कमजोर बनाता है और ये दवाइयों से नशा करना पॉसिबल है। ये फिजिकल डिपेंडेंस, मेंटल डिपेंडेंस, ड्रग अब्यूज कॉज करती हैं, इसलिए इस एक्ट को पास किया गया था 1985 में। अब एक एक्ट और आया था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एआईसीटी। एआईसीटी आपने सुना होगा। एक मिनट। एआईसीटी एक्ट कब आया था, 1994 में। एआईसीटी क्या करता है, जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन के इंस्पेक्शन करता है, रिकॉर्ड्स को चेक करता है और इंश्योर करता है कि कहीं पर भी एजुकेशन के साथ कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज तो नहीं हो रहा है। तो क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करता है एआईसीटी, ठीक है। ये गवर्नमेंट की एक उपक्रम होती है जो क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करती है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आया था 1954 में। ये एक्ट क्यों आया था, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। लोग क्या है, पहले धागा बांध के भभूत से, तिलिस्म से, मंत्र से बीमारी ठीक करते थे और उल्लू बनाते थे, है ना। तो कोई किसी को मिसलीड ना करे, मिसगाइड ना करे, है ना, किसी की बीमारी का फायदा ना उठाए, कोई बीमार व्यक्ति को डरा डरा के उससे पैसा ना लूटे। तो इन सब चीजों को कम करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, है ना। क्या कहीं धागा बांधने से, भभूत चटाने से बीमारी ठीक हो रही होती तो इतने बड़े हॉस्पिटल सेटअप्स क्यों लगाती दुनिया, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो धागा बांध के साइटी का ठीक नहीं कर लेती, है ना। और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनका क्योर एलोपैथी में पॉसिबल ही नहीं है, जैसे अपेंडिक्स बढ़ गया। अपेंडिक्स यदि बढ़ेगा तो उसको सर्जरी के थ्रू काट के एक्सट्रैक्ट आउट करना पड़ेगा, मेडिकेशन से ठीक नहीं होगा। जैसे डायबिटीज, किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज का क्योर नहीं है, केवल उसको मैनेज किया जा सकता है। बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कम किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता। कोई कह रहा है कि भाई मेरी दवाई खाने से आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा, तो आपको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है ना। एज के साथ किसी की सेक्सुअल परफॉर्मेंस यदि कम हो गई है, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, तो ये सब मेडिकेशन से ठीक नहीं होता है। इसलिए इस फील्ड में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है ना। वैद रहमानी और ये और वो, मंगलवार संपर्क करें, है ना, धातु रोग विशेषज्ञ, सेक्सोलॉजिस्ट, इसमें क्या है, मिसलीड बहुत किया जाता है पेशेंट को। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज पॉसिबल नहीं है, उनको केवल मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी बीमारियों को हमारे जे शेड्यूल में रखा गया है। उसमें जे शेड्यूल में उन बीमारियों के नाम हैं और उन ड्रग्स के बारे में दिया हुआ है जो केवल बीमारियों को मैनेज कर सकती हैं, क्योर नहीं करेंगी, जड़ से खत्म नहीं करेगी बीमारी को, केवल उसके लक्षणों को थोड़ा सा कम करेगी और पेशेंट को थोड़ी राहत देगी। तो बस इतना कर सकती है ना। तो जे शेड्यूल, है ना। शेड्यूल भी काफी इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना। शेड्यूल भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। एक आया था एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये 1971 में आया था। ये जो अवैध गर्भपात होते थे फीमेल्स के, उसको रोकने के लिए आया था, ठीक है। पहले समाज में ऐसी कुप्रथा थी कि भाई बच्ची पैदा होगी तो दहेज देना पड़ेगा, बच्ची पराया धन है ना, दूसरे के घर जाएगी, वहां पर दूसरे के घर को स्वर्ग बनाएगी, ठीक है। तो हमें बेटा चाहिए, बेटा वंश को आगे बढ़ाएगा, बेटा पैसा कमा सकता है, ऐसे पहले मतलब मान्यताएं थी। तो बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था। तो ये बहुत गलत बात होती है, किसी की जान लेना, ये एक मर्डर है एक टाइप का, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल चुका था, तो उसको कम करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था और इसको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। 10 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है यदि कोई डॉक्टर इलीगल अबॉर्शन करता है तो।
ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से। मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है। ठीक है, एक बार कभी और रिवाइज कर दूंगा। फैक्ट्री एक्ट आया था, कुछ बुक में 1948 दिया हुआ है और कहीं 1949 दिया हुआ है ना। 1948 में आया था फैक्ट्री फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट के तहत फैक्ट्री को स्टेब्लिश किया जाता है। हमको ये क्यों पढ़ाया जाता है? दवाई की फैक्ट्री यदि किसी को खोलनी हो तो उस पर फैक्ट्री के सारे नियम लागू होते हैं। ठीक है, फार्मेसी के रूल्स एंड रेगुलेशन तो लागू होंगे, साथ ही साथ फैक्ट्री के एक्ट भी लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए फैक्ट्री एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट हमें याद रखना है ना। इसके तहत फैक्ट्री स्टेब्लिश की जाती है। दवाइयों के जो प्लांट होते हैं ना, जैसे भोपाल मंडीदीप में आपके लुपिन का प्लांट है ना, बायोस्पान है, बहुत सारी कंपनीज है दवाइयों की। तो दवाइयों की कंपनी पे ये एक्ट लागू होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ईयर्स हमने देखे हैं, ये आपको एकदम टिप पे होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका भी एग्जिट एग्जाम भी होगा, उसमें इससे क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इसके रूल्स 45, फार्मेसी एक्ट 1948, पेटेंट एक्ट 1970, पॉइजन पॉइजन एक्ट। और ये पॉइजन एक्ट पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लो। है ना, पॉइजन एक्ट 1919, ये आपका एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए। इसमें लिस्ट और ए और बी होती है, और वो उसमें जो पॉइजन्स के नाम दिए हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम में। ठीक है, बीपीसीओ पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है ना। और आपका नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट भी आपको एग्जाम में आता है, ये आपके सिलेबस में भी है। इसके आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं और इस एक्ट में किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। मेडिकल स्टोर पे जो एक्ट शेड्यूल के ड्रग्स होते हैं उनका रिकॉर्ड 3 साल तक मेंटेन करके रखना पड़ता है। 1 मिनट। हमने डीटैप डिस्कस किया था, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। डीटैप में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 18। इसमें 3 टाइप के मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जिनकी काउंटिंग होती है 8। ठीक है, और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 5 और इलेक्टेड मेंबर होते हैं 5। ऐसे करके इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? 18। ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर 8, नॉमिनेटेड मेंबर 5 और इलेक्टेड मेंबर 5। 5 + 5 + 8, टोटल नंबर ऑफ मेंबर इसमें होगा 18। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड हमारी गवर्नमेंट को हेल्प करती है डिसीजन लेने में। ठीक है, ड्रग से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं उसमें ये कमिटी सपोर्ट करती है। अब इस कमिटी में जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। पहला मेंबर होता है इसका डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो कि चेयरमैन होता है इस कमेटी का। सेकंड होता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया का चेयरमैन। दूसरा होता है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कलकत्ता, सीडीएल। सीडीएल आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सीडीएल कहाँ पर लोकेटेड है? कलकत्ता में। इसका जो डायरेक्टर होगा वो इस कमिटी का मेंबर बन जाएगा, एक्स ऑफिशियो मेंबर। नेक्स्ट है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर। वेटनरी इंस्टीट्यूट क्या करेंगे? वेटनरी ड्रग्स, वेटनरी डॉक्टर्स, मतलब एनिमल से रिलेटेड है। ठीक है, एनिमल का ट्रीटमेंट जो डॉक्टर करते हैं उनको वेटनरी डॉक्टर्स कहते हैं। और ऐसी दवाइयाँ जो जानवरों के बीमारी के इलाज में यूज की जाती है उनको वेटनरी मेडिसिन कहते हैं। और वेटनरी मेडिसिन का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो क्या करेगा? जानवरों की बीमारी के इलाज के लिए नई नई दवाइयों का खोज करेगी। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्टर है ये भी इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। पीसीआई का प्रेसिडेंट, पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसका प्रेसिडेंट भी इसका मेंबर होता है। नेक्स्ट होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ का जो डायरेक्टर है, सीडीआरआई। उत्तर प्रदेश लखनऊ में सीडीआरआई है ड्रग रिसर्च सेंटर, जहां पर दवाइयों का की खोज खोज के लिए साइंटिस्ट काम करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो डायरेक्टर है वो भी इसका मेंबर होगा। डीटैप बहुत इंपॉर्टेंट है, डीटैप की कंपोजिशन एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, डीटैप की कंपोजिशन एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए। कितने मेंबर है डीटैप में? टोटल 18 मेंबर है। और एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने हैं? 08।
नॉमिनेटेड मेंबर कितने हैं? 5, है ना। इलेक्टेड मेंबर 0, 5, 5, 5 और 8, 18। टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने होगा? 18। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ कि वो मेंबर कहाँ से आते हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर की बात करें तो नॉमिनेटेड मेंबर जो आते हैं वो स्टेट से आते हैं, ठीक है। और जो इलेक्टेड, आपको पता है नॉमिनेशन और इलेक्शन क्या होता है? नॉमिनेशन मतलब जैसे क्लास में मैं कह दूं कि फला स्टूडेंट क्लास का प्रेसिडेंट है, तो ये नॉमिनेशन होता है। पर यदि मैं कहूं कि भाई क्लास के सभी स्टूडेंट मिलके ये चुनाव करें कि किसको क्लास का प्रेसिडेंट बनाना है, तो ये इलेक्शन होता है। तो 5 इलेक्शन के थ्रू आते हैं जो कि अलग अलग फील्ड से रहते हैं, है ना। जैसे फार्मेसी फील्ड में जिसको अच्छा नॉलेज होता है, तो जो टीचिंग फील्ड में होते हैं, जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया होता है, एम फार्मा किया होता है, जिसमें ब्रांचेस होती हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, और क्वालिटी कंट्रोल, क्यूए क्यूसी, और एक ब्रांच होती है, एक ब्रांच, हाँ हाँ, ऐसे ही ऐसे ही, ठीक है। तो इलेक्शन के थ्रू और नॉमिनेशन के थ्रू और एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो में क्या है? यदि गवर्नमेंट की कोई उपक्रम है ना, गवर्नमेंट की कोई संस्था है, संस्था का जो डायरेक्टर होगा वो बाय डिफॉल्ट बन जाएगा, है ना। बाय डिफॉल्ट बन जाएगा, जो भी उस पद पे आएगा वो पोस्ट की वजह से मेंबर बन जाएगा। अब आप देखो इसमें जो 18 मेंबर्स है ये सभी कितने टैलेंटेड है, क्योंकि ये मिलके ही डिसीजन लेते हैं और हमारे भारत सरकार को हेल्प करते हैं, ठीक है, दवाइयों से संबंधित जो भी डिसीजन है उसको लेने में, ठीक है। दवाइयों से रिलेटेड जो भी अफेयर्स होते हैं उसमें इसका इंटरफियर होता है डी टैप का। तो डी टैप एक एडवाइजरी कमेटी है। एडवाइजरी मतलब सलाहकारी, एडवाइस मतलब सलाह देना, ठीक है। तो ये भारत सरकार को सलाह देती है। दवाइयों से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे अभी डीपीसीओ आया होगा, डीपीसीओ आया था, तो डीपीसीओ में इनका भी पार्टिसिपेशन होगा भाई कि कौन सी दवाइयों को शामिल करना है ना। हम हमारी जो देश की नेशनल फॉर्मुलरी बनेगी दवाइयों की, उसमें की उस लिस्ट में कौन सी दवाइयों को शामिल करना है, जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होगी, जिसका रिजल्ट अच्छा होगा, जिसकी इफिकेसी अच्छी होगी, सेफ्टी प्रोफाइल अच्छी होगी, थेराप्यूटिक इंडेक्स अच्छा होगा, है ना, इकोनॉमिक रेट पे उनका मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल होगी, सस्ती दवाइयाँ होगी, अच्छी होगी, तो ऐसी दवाइयों को प्रमोट करना है ना, ताकि हमारे देशवासी स्वस्थ रह सके, बीमार पड़ने पे अफोर्डेबल रेट पे उनको ट्रीटमेंट मिल सके। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखती है। ठीक है, डीटैब आपको समझ में आया? इसकी कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। और इसके पहले जो मैंने आपसे इम्पोर्टेंट ईयर्स डिस्कस किए, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ डेफिनेशंस पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। मिसब्रांडेड ड्रग्स, एडल्ट्रेट ड्रग और स्पूरियस ड्रग। मिसब्रांडेड ड्रग क्या होती है? जिसपे बहुत ज्यादा कलरेशन होता है, जिसकी कोटिंग अच्छी नहीं होती है ना, जिसमें पॉलिशिंग सही से नहीं होती है ना, ऐसी ड्रग्स को हम मिसब्रांडेड ड्रग कहते हैं। उसपे प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेबलिंग नहीं होती है। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उसके कंटेनर पे लेबल प्रेजेंट होते हैं, लेबल चिपकाए जाते हैं, तो वो लेबल पे प्रोडक्ट की सारी जानकारी रहती है। तो उस लेवल पे मिस्टेक्स होंगी, उस पे मैन्युफैक्चर प्रॉपर डिटेल डिटेल नहीं होगी दवाई की, है ना। क्या क्या डिटेल होनी चाहिए? उस पे बारकोड होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस होना चाहिए, कस्टमर केयर नंबर होना चाहिए, है ना। उस पे स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कंपोजिशन होनी चाहिए कि उस दवाई में क्या कितना डला हुआ है ना। उसका कंटेनर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और उसमें जो मेडिकामेंट है उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए, है ना, ताकि ड्रग को हम स्टोर करके रखे तो लंबे समय तक दवाई हमारी सुरक्षित रहे। तो इन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए दवाइयों पे प्रॉपर लेबलिंग की जाती है। लेबल से ही तो पता चलता है कि कंटेनर में है क्या। स्ट्रिप पे जो लेबल है उससे ये पता चलेगा कि स्ट्रिप के अंदर जो टैबलेट है उसमें क्या है। उस पे इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, प्रिकॉशंस भी होते हैं, उसकी कैटेगरी भी मेंशन होती है कि वो दवाई किस कैटेगरी की है। जैसे एच शेड्यूल की जो दवाइयां हैं उनके लास्ट में आपको एक रेड कलर की लाइन मिलेगी, और उस पर लिखा भी होता है शेड्यूल एच ड्रग, है ना। तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो लेबल से मिलती है, लेकिन मिसब्रांडेड ड्रग पे क्या है? लेबलिंग सही से नहीं की जाती है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेबल नहीं बनाया जाता है, जिस वजह से मिसब्रांडेड कैटेगरी में दवाइयां आ जाती है। इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। क्या मिसब्रांडेड दवाइयों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए, है ना। और दूसरा होता है एडल्ट्रेट ड्रग। एडल्ट्रेट ड्रग में क्या होता है?
जिस रॉ मटेरियल से दवाई बनी है उस रॉ मटेरियल की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है। क्वालिटी खराब होने की वजह से जो दवाई है उसको हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। वो दवाई अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर जाएगी, उसमें डिस्कलरेशन हो जाएगा। ठीक है। और उस दवाई का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, उस दवाई की इफिकेसी खत्म हो जाएगी और वो दवाई सेफ नहीं रहेगी पेशेंट के लिए। ठीक है। तो एडल्ट्रेट ड्रग को कभी भी पेशेंट को नहीं देना है। तो ये काम कौन करता है? ये इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। अनइंटेंशनली हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इंटेंशनली यदि कोई कंपनी करती है तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है और वो दवाई नहीं बना पाएगी। इस चीज को इंश्योर कौन करता है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है। ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करता है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस को चेक करता है, कंपनी का इंस्पेक्शन करता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो एडल्ट्रेट ड्रग की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है। जो सड़े गले और मतलब घटिया क्वालिटी के, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के रॉ मटेरियल से जो दवाइयां बनाई जाती है वो एडल्ट्रेट ड्रग की श्रेणी में आती है। एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट। ठीक है। मिलावट करने से गुणवत्ता कम होती है सब्सटेंस की। ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट में यदि आप मिलावट करोगे तो उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। दूध में आप पानी मिलाओगे तो दूध की क्वालिटी कम हो जाएगी। ठीक है। दूध सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो जाएगा। दूध वाले भैया करते हैं कि नहीं? रास्ते में कहीं गाड़ी रोक के हेडपंप से पानी डाल दिया, 1 लीटर में आधा 1 लीटर पानी डाल दिया, और उस दूध की चाय भी फिर हमें अच्छी नहीं लगती। मजा आती है कि चाय में? नहीं आती। तो वैसे ही जो दवाइयां हैं यदि उसमें एडल्ट्रेशन होगा तो दवाइयों की क्वालिटी भी डाउन हो जाएगी और वो दवाइयां बीमारी ठीक नहीं कर पाएगी। तो ये हो गया एडल्ट्रेट मेडिसिन, है ना, एडल्ट्रेट ड्रग्स। ड्रग और मेडिसिन में अंतर है ना, बता चुका हूं आपको मैं। स्पूरियस ड्रग्स, स्पूरियस ड्रग्स क्या होती है? बताएगा आप में से कोई? स्पूरियस ड्रग क्या होती है? स्पूरियस ड्रग क्या होता है बेटा? जैसे लेबल पे लिखा हुआ है कि अंदर इसमें आयोडीन है और उसमें आयोडीन है ही नहीं, है ना। आपको जैसे कह दिया कि भाई ये मिर्च का मसाला है, ये पैकेट 10 रुपए का है, इसमें मिर्ची का मसाला है और उसके अंदर ईटा का बुरादा भर दिया गया, है ना। कुछ लोग आपने देखा होगा बस पे कहते हैं कि भाई ये दांत मंजन से दांत साफ कर लो, दांत साफ हो जाएंगे। और उसमें क्या होता है, ट्यूबलाइट को बारीक पीस लेते हैं और जब वो दांतों पे रगड़ा जाता है तो दांत साफ हो जाते हैं, क्योंकि ट्यूबलाइट कांच होता है। और उस पे चिपका देते हैं कि भाई ये ऐसा है, मतलब जो अंदर है वो बाहर मेंशन ही ना किए जाए, तो उसको बोलते हैं स्पूरियस ड्रग। ठीक है। ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसब्रांडेड ड्रग, एडल्ट्रेट ड्रग और स्पूरियस ड्रग। ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के। ठीक है। शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है और ईयर्स इंपॉर्टेंट है और एक्ट। ठीक है। एक्ट पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आते हैं। तो यहां तक आपको कुछ रिवीजन में क्लियर हुआ? क्यों बेटा? हम्म। अब हम बात करते हैं शेड्यूल की। शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। शेड्यूल से आपका 15 से 20 नंबर का पक्का आएगा। ध्यान से सुने, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं। आपके एग्जाम अभी 4-5 महीने में ही हो जाएंगे, बहुत कम समय बचा है। ठीक है। और अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। है ना। जो पढ़ जो पढ़ेगा बेटा वही पास होगा। फार्मेसी हलवा नहीं है। ठीक है। फार्मेसी हलवा नहीं है, जो पढ़ेगा वो पास होगा, वही लाइसेंस धारी होगा जो पढ़ाई करेगा। नहीं तो लाइसेंस आपको देंगे नहीं तो दवाई नहीं बेच पाओगे आप लोग। दवाई बेचना चाहते हो कि नहीं? बोलो। मेडिकल स्टोर खोलना है कि नहीं? नहीं खोलना? बस तो फिर ये सोच के पढ़ाई किया करो कि कल को हमारा मेडिकल स्टोर होगा और हम बढ़िया चेयर पे बैठेंगे, है ना, बिलिंग काउंटर पे, और पैसे गिनने का काम करेंगे, क्यों? है ना। इमेजिन किया करो आपके मेडिकल स्टोर पे पर डे कम से कम मतलब 10-20 हजार रुपए की सेलिंग हो रही है ना। 5-10 हजार रुपए पर डे की आपको इनकम हो रही है। शानदार, आपके मेडिकल स्टोर पे भीड़ है, 2-3 लड़के रखे हुए हैं, है ना। ठीक है। और बस पर्चे पे पर्चे आ रहे हैं, हर तरफ से पर्चे आ रहे हैं। ठीक है। ऐसा इमेजिन करो, बढ़िया बेटा पढ़ाई करो, मेहनत करो, है ना। ड्रग लाइसेंस आपको मिलने वाला है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो आप लोग को ड्रग लाइसेंस चाहिए तो पढ़ाई करो, मेहनत करो। और 6 महीने की बात है बस। जो लोग प्रमोट हो गए, सेकेंड ईयर में आ गए,
है ना। अब उनके पास फर्स्ट ईयर का यदि कोई सब्जेक्ट उनका रुक भी गया तो कोई बात नहीं बेटा, जैसे 3 निकाल लिए तो सेकेंड ईयर में आ गए। अब इस बार आपको 6 और पहले के 2, 8 देने हैं, तो एक साथ 8 निकालो। क्या करोगे? एक साथ 8 पेपर क्लियर कर लोगे तो 2 साल की डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ही साल में होगी। तो अच्छी बात है ये, है ना। तो अभी टाइम है आपके पास, चिंता मत करो। जिसके 1-2 पेपर रुके हैं ना, कोई बात नहीं, अभी फिर आएगा फॉर्म भरना और निकाल लेना। पहले तो पढ़ ही चुके हो। क्या? देखो, रिजल्ट तो डी फार्मेसी का बहुत ही कम रहता है, 10-20% रिजल्ट आता है बस, पूरे एमपी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और अपने डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर एक बच्चा पास नहीं हुआ है, एक बच्चा, है ना। और नहीं, अपने यहाँ तो है। तो ये है, तो अब शेड्यूल हम डिस्कस करते हैं ना। शेड्यूल में आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, और आप सब लोग को बताना है, तो ध्यान से सुनेंगे आप शेड्यूल, ठीक है। इसमें पहला है बेटा आपका ए शेड्यूल। ए शेड्यूल में क्या दिया है? प्रोफार्मा फॉर द एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस। मतलब यदि कोई मेडिकल स्टोर खोलना चाहे, कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट खोलना चाहे, स्टॉकिस्ट बनना चाहे, फैक्ट्री डालना चाहे, होम्योपैथिक मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहे, आयुर्वेदिक की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहे, तो उन सबके लाइसेंस के जो प्रोफार्मा होते हैं ना एप्लीकेशन के, वो इसमें दिए हुए हैं कि आप कौन सा फॉर्म भरोगे, फॉर्म 20 भरोगे, 19 भरोगे, आप 24 भरोगे, 24A भरोगे, कौन सा भरोगे। तो वो सब इसमें फॉर्मेट दिए हुए हैं, ठीक है। मैं आगे आपको और अच्छे से अभी बता दूंगा। अब नेक्स्ट आता है शेड्यूल बी। शेड्यूल बी में क्या है? जो ड्रग्स की एनालिसिस होती है ना, ड्रग की एनालिसिस की जो टेस्ट की फी होती है, उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। अभी ड्रग की एनालिसिस कौन करता है? गवर्नमेंट एनालिस्ट। गवर्नमेंट एनालिस्ट, गवर्नमेंट एक पोस्ट होती है गवर्नमेंट एनालिस्ट की, उस पे एक फार्मासिस्ट को हायर करती है, ठीक है। और वो ये एनालिसिस का काम करता है। एनालिसिस क्या होता है? दवाइयों के लेवल पे जो लिखा है वो अंदर दवाइयों के है या नहीं, इसको इंश्योर करना, ठीक है। कंपनी ने यदि लिखा है कि भैया इसमें मैंने इतना रेबिप्राजोल डाला है 20 mg, तो 20 mg होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी ने 15 mg डाला है और आपको बोल रही 20 mg डाला है। तो ये दवाइयों का सवाल है ना। दवाइयां यदि डोज कम ज्यादा होगा तो पेशेंट की या तो बीमारी ठीक नहीं होगी, और ओवरडोज होगा तो उसको साइड इफेक्ट्स आएंगे, एडवर्स इफेक्ट आएंगे, और पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो दवाइयों की क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दवाइयां हमारे जीवन को बचाती हैं। तो उसके साथ हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो दवाइयों की एनालिसिस जरूरी है या नहीं? एनालिसिस मतलब किसी चीज को तोड़ के समझना कि वो एक्चुअली सही है भी या नहीं। तो सैंपल ले लिया जाता है। किसी कंपनी ने जैसे बहुत सारी, जैसे 10,000 टेबलेट बनाई, तो हम उसमें से 5 टेबलेट ले लेंगे, और वो 5 टेबलेट का हम क्वालिटी कंट्रोल करके देख लेंगे, 5 टेबलेट का हम एनालिसिस करके देख लेंगे, तो हमें गुणवत्ता का पता चल जाएगा, है ना। आपने देखा होगा गांव में जो डेयरी रहती है, तो किसान दूध लेके जाता है तो वो लेक्टोमीटर से चेक करके देखता पानी तो नहीं डाला, है ना। तो किसान पानी नहीं डालता, उसको पता है भैया कि मैं पानी डालूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, है ना। इसलिए दवाइयों की कंपनी को पता है कि कहीं डीआई साहब ने सैंपल कलेक्ट कर लिया और गवर्नमेंट एनालिस्ट ने एनालिसिस करके रिपोर्ट तैयार करके दे दी, तो उस रिपोर्ट के आधार पे तो मेरा भट्टा बैठ जाएगा, मेरी कंपनी बंद हो जाएगी, है ना। तो दवाई की कंपनियां भी ऐसा गड़बड़ नहीं करती है। लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस सामने आते हैं कि कुछ फर्जी दवाई की कंपनियां गलत तरीके से दवाई बनाती है और पैसा कमाने की कोशिश करती है, पर ये गलत है। क्योंकि दवाई की क्वालिटी यदि अच्छी नहीं रहेगी तो इंसान की जान जा सकती है, और जान से बढ़कर तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी की जान चली जाए। वैसे तो मरना तय है सबका, लेकिन हमारी वजह से किसी की जान ना जाए। ऐसा हर व्यक्ति के अंदर इतने इथिक्स होने चाहिए, है ना। इतने उसके अंदर सिविक सेंस होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि भाई हमारी वजह से किसी को फायदा पहुंचे, ना कि नुकसान। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि ग्रीड की वजह से, लोभ की वजह से व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाने की चाह में कुछ ऐसा काम करेगी जिससे समाज को नुकसान पहुंचे, सोसाइटी के जो लोग हैं वो डैमेज हो। तो ये है हमारी फीस, ठीक है, फीस फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग्स। और इसमें कॉस्मेटिक्स भी आते हैं, कॉस्मेटिक्स की भी एनालिसिस की जा सकती है। भाई कंपनी ने कोई क्रीम बनाई है, और लिपस्टिक बनाई है, मस्कारा बनाया है, फाउंडेशन बनाया है, तो उसकी क्वालिटी कैसी है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं। अब ये शेड्यूल पे सीधे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आते हैं, ए और बी पे तो नहीं आता, लेकिन सी शेड्यूल पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। सी शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% ये आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पिछले साल नहीं आया था और ये एक एक साल के अंतर में आता है। तो सी शेड्यूल में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आता है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, मतलब वैक्सीन्स,
वैक्सीन्स आएंगे इसमें, एंटीबायोटिक्स आएंगे, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आएंगी, लोशन आएंगे, ऑइंटमेंट्स आएंगे। वो लोशन ऑइंटमेंट जो आंखों में यूज किए जाते हैं, ऑप्थेल्मिक। ठीक है। तो ये है आपका सी शेड्यूल। इसमें पेरेंटल्स भी आते हैं, पेरेंटल्स मतलब इंजेक्शंस। और इसमें आपकी विटामिन आते हैं और हार्मोनल प्रिपरेशन आती हैं। ठीक है। तो ये सी शेड्यूल के ड्रग्स हैं। तो मैंने आपको इसके एग्जांपल बताया, इसके दो दो लाइन आप डेफिनेशन लिख सकते हो। वैक्सीन क्या होती है, एंटीबायोटिक क्या होती है ना, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन क्या होती है, आई ड्रॉप्स जो आंखों में डलती है ना। आई से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स तो मैंने अभी फार्माकोलॉजी में कुछ दिन पहले डिस्कस की थी, ग्लूकोमा है ना। और क्या है, माइड्रेटिक्स ड्रग्स है, मियोसिस ड्रग है ना। इन सब के आई ड्रॉप्स आते हैं जो कि सर्जरी के टाइम पे आई के एग्जामिनेशन और यूज किए जाते हैं। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हो गई आपका। इंसुलिन भी आएगा क्या इसमें? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का एग्जांपल क्या है, इंसुलिन। है ना, हमें ड्रग डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिलती है ना। तो एनिमल सोर्सेज जो हमें ड्रग मिलती है वो इस कैटेगरी में आती है। तो कौन सी ड्रग मिलती है हमें? इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन जो हम यूज करते हैं। तो इंसुलिन हुआ। डी शेड्यूल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डी छोड़ दो। हाँ, ई पे आ जाओ। ई इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ पॉइजन्स फॉर। इसमें क्या है, जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उसकी लेबलिंग के स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कि उस पे किस तरह से आपको मेंशन करना है। ठीक है। यदि आप मेंशन नहीं करोगे तो उसकी वजह से किसी को हानि ना हो जाए। तो लिस्ट ऑफ पॉइजन्स फॉर विच लेबलिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट वर टू बी कंपाइल्ड। मतलब उसमें जैसे कोई जहर है तो उस पे आपने देखा होगा ऐसे हड्डी का निशान बना होता है ना। रेड क्रॉस का निशान बना होता है और ऊपर एक स्कल होता है। तो इस टाइप से मतलब साइंस डिसाइड किए गए हैं, तो वो मेंशन किए जाते हैं। और जो इवन होता है उसमें केवल इतना डिफरेंस है, जो यूनानी सिद्धा मेडिसिन होती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, उसमें जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उसके लिए मतलब उसकी लिस्ट दी हुई है और उस पे लेबल किस तरह से करना है, क्या प्रिकॉशंस लिखने हैं उस पे, वो सब दिया हुआ है। अब जो एफ शेड्यूल आता है, एफ में टेस्टिंग लेबलिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जैसे वैक्सीन और सीरम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सेरा जिनको हम बोलते हैं, है ना, सेरा और वैक्सीन्स। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और लेबलिंग के स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। F1 में दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड लेबलिंग ऑफ वेटनरी बायोलॉजिकल्स। वेटनरी बायोलॉजिकल्स मतलब जो मतलब एनिमल्स में यूज किए जाते हैं। हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ये इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि इसमें दूसरे मेडिसिनल सिस्टम भी कवर होते हैं, जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, वेटनरी मेडिसिन। तो इस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, क्योंकि बीमार तो जानवर भी पड़ते हैं, है ना, तो उनका उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। एलोपैथिक मेडिसिन तो जानवरों के ट्रीटमेंट में भी यूज होती है। F2 में दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, F3 में है स्टैंडर्ड फॉर अम्बेलिकल टेप्स, FF में है स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मतलब आंखों के संबंधित बीमारियों में इलाज होने वाली दवाइयों के स्टैंडर्ड के बारे में दिया हुआ है। फिर इसमें एच शेड्यूल है। एच शेड्यूल में ऐसे ड्रग्स है जो कि आरएमपी के प्रिस्क्रिप्शन पे ही पेशेंट को डिस्पेंस किए जाते हैं। जे शेड्यूल है। जे शेड्यूल में ऐसे ड्रग्स और डिजीज का डिस्क्रिप्शन है जो बीमारियों को क्योर नहीं कर पाते हैं, ऐसी बीमारियां जिनको हम क्योर नहीं कर पाएंगे, केवल मैनेज कर पाएंगे, अभी बताया था आपको, है ना। फिर उसके बाद एम एम शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट है। एम शेड्यूल में दिया हुआ है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। दवाइयों की कंपनियों में जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है प्लांट में, तो वहां पर जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं उनका प्रॉपर कैलिब्रेशन होना चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग को अच्छे से हमें करना है, वहां पर हमें दवाइयों को बनाने के लिए जो भी हमें क्राइटेरिया दिया हुआ है इस रूल में उसको हमें फॉलो करना है। जैसे आप पेरेंटल बना रहे हो तो एक ग्लास एरिया में बनाओगे, वहां पर हेपा फिल्टर लगे होंगे। फिल्ट्रेशन के थ्रू कोई भी माइक्रोब मतलब हमारी फॉर्मुलेशन में नहीं आना चाहिए, जिससे दवाई की स्टेबिलिटी और इफिकेसी बरकरार रहेगी। M1 में क्या दिया हुआ है, फैक्ट्री प्रेमाइसेस फॉर होम्योपैथिक प्रिपरेशन। M2 में दिया हुआ है फैक्ट्री प्रेमाइसेस फॉर कॉस्मेटिक्स। और M3 में दिया हुआ है मेडिकल डिवाइसेस के स्टैंडर्ड्स। यदि हम किसी फैक्ट्री में मेडिकल डिवाइसेस बन रहे हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। N में दिया हुआ है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर रनिंग इफिशिएंट फार्मेसी। मेडिकल स्टोर चलाने के लिए किन इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो एन में दिया हुआ है। ओ में दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड क्या होते हैं, जैसे डेटॉल। डेटॉल डाल के फ्लोर साफ करते हो या नहीं आप? लाइजॉल। हॉस्पिटल में स्टेरिलाइजेशन होता है, कंबल धुले जाते हैं, है ना। तो
माइक्रोब से उनको फ्री करने के लिए जो डिसइंफेक्टेंट यूज किए जाते हैं वो फ्लूइड्स के स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। शेड्यूल पी में दिया हुआ है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स, P1 में दिया हुआ है पैक साइज ऑफ ड्रग, क्यू में दिया हुआ है कलर्स पिगमेंट्स की लिस्ट है जो हम कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, साबुन बनाने में यूज करते हैं, शैम्पू बनाने में जो कलर्स यूज करते हैं। आर में दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिक्स, जिसमें आता है आपके कॉन्डम्स। तो कॉन्डम्स में जो रबर्स यूज हो रही है उनके स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, आपको किस तरह से मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिक्स बनाना है। कॉन्ट्रासेप्टिक्स क्या होते हैं? जो कि प्रेगनेंसी कंसीव होने को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, इनिबिट करते हैं। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग में इन डिवाइसेस का यूज किया जाता है, जैसे कॉपर टी। ठीक है, और मेडिकेशन भी यूज किए जाते हैं, जैसे मालाडी गर्भ निरोधक गोलियां और आईपिल। नेक्स्ट आता है इसमें एस, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। एस से सुंदर, और सुंदर कब कब बनेगा व्यक्ति? जब कॉस्मेटिक यूज करेगा। फिर इसमें आता है आपका शेड्यूल टी। इसमें दिया है फैक्ट्री प्रेमाइसेस फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स। जो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसमें रिक्वायरमेंट दी हुई है, फैक्ट्री में क्या क्या होना चाहिए। फिर आता है आपका यू शेड्यूल। यू शेड्यूल में क्या है? हमें रॉ मटेरियल का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जब हम कोई कॉस्मेटिक बनाएंगे, कोई ड्रग बनाएंगे, तो उसके लिए हम रॉ मटेरियल परचेस करेंगे, तो वो रॉ मटेरियल का भी क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। तो इसलिए रॉ मटेरियल का क्वालिटी कंट्रोल भी जरूरी होता है। अब U1 जो शेड्यूल है इसमें हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ठीक है, हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल के रिकॉर्ड्स हैं रॉ मटेरियल के, कॉस्मेटिक्स और ड्रग की प्रिपरेशन के लिए जो हमने रॉ मटेरियल मंगाया है उसका रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। वी शेड्यूल में आता है आपका प्रोप्राइटरी मेडिसिन। डब्ल्यू शेड्यूल में आता है जेनरिक मेडिसिन, है ना, जो मार्केट में जेनरिक मेडिसिन है उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। एक्स शेड्यूल तो आपको पता ही है, नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस इसमें आते हैं। ठीक है, ये हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, फिजिकल डिपेंडेंस कॉज करते हैं। और वाई शेड्यूल में आता है क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स भी आपको मैं बता चुका हूँ क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइसेंसेस की। देखो, हमारे मेडिकल फील्ड में बिना लाइसेंस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपको यदि ड्रग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो लाइसेंस, दवाई बेचनी है तो लाइसेंस, दवाई बनानी है तो लाइसेंस, होम्योपैथी दवाइयां बनानी है, आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी मेडिसिन बनानी है, कॉस्मेटिक्स बनाना है, इन सब के लिए आपको लाइसेंस लगता है। बिना लाइसेंस के कुछ भी नहीं होता। तो जैसे आपको सपोज ड्रग को इंपोर्ट करना है, ठीक है, इंपोर्ट करना मतलब दूसरे देश से हमारे देश में दवाई मंगाना है, इसको बोलते हैं इंपोर्ट। और हमारे देश से दूसरे देश में दवाई भेजना, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। जैसे अमेरिका को हमारा देश जेनरिक मेडिसिन सप्लाई करता है। वर्ल्ड वाइड 40% जेनरिक मेडिसिन भारत सप्लाई करता है। भारत का फार्मास्यूटिकल मार्केट वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा है। ठीक है, इसकी रैंकिंग नंबर 1 पे आती है। पूरे विश्व में भारत में